अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है वर्टिब्रेट एक्सक्रीटरी सिस्टम्स। पहले हमने इनवर्टिब्रेट्स के बारे में बात की और उनके मेजर प्रॉब्लम्स, उनके इश्यूज़, और उसके बाद देखा कि उनमें कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जिनकी मदद से वो ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं। और अब हम देखेंगे कि वर्टिब्रेट्स में एक्सक्रीटरी सिस्टम किस तरह से काम करता है। ज़ाहिरी बात है कि वर्टिब्रेट्स भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर इनकी भी बॉडी है, तो इनको भी वही सारे प्रॉब्लम्स का सामना है जो इनवर्टिब्रेट्स को होता है। लेकिन इनकी बॉडी इनवर्टिब्रेट्स के मुकाबले में डेवलप्ड है ज़्यादा और कॉम्प्लेक्स भी है, इसलिए थोड़ा सा बेहतर तरीके से ये ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं, वाटर मिनरल्स के बैलेंस को बरकरार रखते हैं। वर्टिब्रेट्स जो हैं ये पानी को गेन करते हैं और लिक्विड्स को अब्जॉर्ब करते हैं अपने फूड के थ्रू, यानी बहुत सारा जो पानी है वो ऐसी खुराक खाने से ही हासिल हो जाता है जिसके अंदर वाटर कंटेंट शामिल होते हैं। इसके अलावा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, क्योंकि वहाँ पर अब्जॉर्प्शन भी होती है, और लार्ज इंटेस्टाइन जो है ऐसी जगह होती है जहाँ पर फिर फीकल मटेरियल को प्रोसेस किया जाता है, अनडाइजेस्टेड वेस्ट को प्रोसेस किया जाता है, तो वहाँ पर भी देख लिया जाता है कि जिन मिनरल्स और आइंस को अब्जॉर्ब करने की ज़रूरत है उन्हें अब्जॉर्ब करके ब्लड सप्लाई में वापस भेज दिया जाता है। बहुत सारे हमारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं जिनके अंदर पानी एज बाय प्रोडक्ट या एंड प्रोडक्ट जो है वो बनता है, तो ये जो पानी का मॉलिक्यूल होता है ये भी हासिल हो जाता है। इस तरह से पानी की जो कमी है वो पूरी हो जाती है। द लॉस ऑफ वाटर बाय evaporation फ्रॉम रेस्पिरेटरी सर्फेसिस, evaporation फ्रॉम इंटेगुमेंट, स्वेटिंग, पेंटिंग, एलिमिनेशन इन फीसिस, एक्सक्रीशन बाय यूरिनरी सिस्टम। अब जहाँ जहाँ वो पानी को हासिल करते हैं वहाँ वहाँ पानी उनके जिस्म से खारिज भी होता है। कैसे? स्किन के अक्रॉस, क्योंकि गर्माइश जब है, गर्मी बहुत है, तो जो वाटर है वो वेपर्स बन के उड़ेगा। स्वेट की फॉर्म में स्वेट ग्लैंड्स के थ्रू जो है पसीना बनकर निकलेगा। जब वो हाँपते हैं, मिसाल के तौर पर डॉग है, जब वो हाँपता है तेज़ी तेज़ी से तो उसके मुंह से वाटर वेपर्स निकलते हैं। इसके अलावा नाइट्रोजनस वेस्ट बनकर जब तैयार होते हैं तो उसको पानी के साथ मिलाकर यूरिन की फॉर्म में यूरिनेशन के दौरान जिस्म से खारिज किया जाता है। फिर जो फीकल मटेरियल जिस्म से डिस्चार्ज आउट होता है उसके अंदर भी थोड़ा सा पानी का कंटेंट होता है। जो हवा हमारे मुंह से निकलती है एक्सेलेशन के दौरान उसके अंदर भी वाटर वेपर्स की थोड़ी सी मिकदार शामिल होती है। तो इस तरह से ये सारे प्रोसेस चलते हैं। सॉल्यूट लॉसेस ऑल्सो मस्ट बी बैलेंस्ड बाय सॉल्यूट गेन। जितने सॉल्यूट आपके जिस्म में हासिल हो रहे हैं, ज़ाहिरी बात है वो खुराक के थ्रू हासिल हो रहे हैं, उनका भी बैलेंस बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। वर्टिब्रेट्स अब्जॉर्प्शन के थ्रू मिनरल्स को हासिल करते हैं और खुराक के ज़रिए हासिल करते हैं। इनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो लार्ज इंटेस्टाइन है, वहाँ पर अब्जॉर्प्शन होती है। लार्ज इंटेस्टाइन में एक दफ़ा देख लेती है हमारी बॉडी कि किस तरह से अभी भी मिनरल्स को अब्जॉर्ब किया जाना चाहिए जिनको रिलीज़ नहीं किया जाना चाहिए। सो दे लूज सॉल्यूट्स इन स्वेट, फेसेस, यूरिन, गिल सिक्रीशन एंड एज मेटाबॉलिक वेस्ट। बहुत सारे जो सॉल्यूट्स हैं पसीने में, क्योंकि पसीना नमकीन होता है तो उसमें भी कुछ ना कुछ वेस्ट होते हैं। फीसेस हमारे फीकल मटेरियल में, यूरिन आपको मालूम है, और गिल सिक्रीशन मछलियों में उनकी बात हो रही है। इसके अलावा बहुत सारे मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी बनते हैं जिनमें मिनरल्स किसी न किसी शक्ल में शामिल होते हैं और वो हमारे जिस्म से खारिज हो रहे होते हैं। और बहुत हद तक जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं वो अल्टीमेटली अमोनिया की शक्ल में बनते हैं, यूरिया की शक्ल में बनते हैं, यूरिक एसिड की शक्ल में बनते हैं। वर्टिब्रेट्स अब जो हैं वो दो तरह से हैं, बल्कि तीन तरह से कहना चाहिए। सॉल्ट वाटर में रहने वाले, फ्रेश वाटर में रहने वाले और लैंड पर रहने वाले। तीनों जगह एनवायरनमेंट फ़र्क है। अगर सॉल्ट वाटर की बात करें तो इनवर्टिब्रेट्स की तरह यहाँ के जानदारों को मसाइल ये हैं कि अंदर पानी ज़्यादा है, मिनरल्स आयंस कम है, तो बाहर समंदर के पानी से आयंस मिनरल जो है वो जिस्म के अंदर दाखिल हो जाएंगे, बॉडी श्रिंक होती जाएगी और पानी जो है वो लॉस होता जाएगा। फ्रेश वाटर की बात करें तो क्योंकि बाहर पानी ताज़ा ज़्यादा है, मिनरल्स आइंस उसमें कम है, तो जिस्म में मौजूद मिनरल्स आइंस जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे, वो बाहर चले जाएंगे। बल्कि एक्सक्रीट नहीं कहना चाहिए, हमें डिफ्यूज़ कहना चाहिए, और बिला वजह का पानी जिस्म के अंदर आता जाएगा। लैंड में क्योंकि पानी की कमी है, पानी खुला मौजूद नहीं है, लैंड में वो जानदार रहते हैं कि जो पानी में नहीं रह सकते हैं, जैसे कि हमने इंसान है, जैसे कि काओ, बफलो, कैटल, हमारी तरह के दूसरे ऐसे जानदार हैं। तो इनको खुश्की का, मौसम की खुश्की का सामना रहता है, मौसम की शिद्दत का सामना भी रहता है, उसी वजह से पानी का कम इस्तेमाल, पानी का जिस्म से अखराज, ये सारे प्रोसेसेस चलते रहते हैं। हाउ वर्टिब्रेट्स अचीव ऑस्मो रेगुलेशन। अब ये ऑस्मो रेगुलेशन करते कैसे हैं? ज़ाहिरी बात है कि जो मेटाबॉलिक वेस्ट हैं वो बनते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो बनते हैं, आपके ब्लड के थ्रू सर्कुलेट होते रहते हैं, ब्लड की वो सप्लाई किडनी तक जाती है, किडनी आपके पूरे ब्लड को थोड़ा थोड़ा करके फ़िल्टर करती रहती है, ये ब्लड सेल्स को अब्जॉर्ब नहीं करती,
इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स, मिनरल्स को ये नहीं करती, जो बड़े साइज़ के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको नहीं करती, और छोटे स्मॉल साइज़ के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या आयंस होते हैं जैसे यूरिया है, यूरिक एसिड है, उन जानदारों में उनको एक्सक्रीट करने में मदद देती है। रिजॉर्प्शन, इवन जबकि यूरिन भी बन रहा होता है किडनी के अंदर, तो देख लिया जाता है कि जिन आयंस मिनरल्स की ज़रूरत होती है उनको वापस भेज दिया जाता है। इस तरह से बैलेंस बरकरार रखने में मदद मिलती है। तो ये आपको दो ऑर्गेनिजम्स का एक एवरेज वाटर गेन और लॉस दिखाया गया है इन कंपैरिजन। ह्यूमन, हम इंसान, हमने सॉलिड फूड लिया तो उसमें हमें तकरीबन 1200 ml पानी मिला। हमने पानी पिया तो लगा लें हमने 1000 लीटर अगर पानी पिया जितना हमें पीना चाहिए दिन में 7-8 ग्लासेस, तो तकरीबन लगा लें कि 1000 ml हमने पानी पिया। फिर बहुत सारा मेटाबॉलिक पानी जो कि हमारे जिस्म में मेटाबॉलिज्म के दौरान बनता है वो 350 ml है। अब टोटल किया तो 2550 हो गया। फीसिस में 100 ml गया, लॉस हुआ। यूरिन में 1500 ml लॉस हुआ। स्किन और लंग्स के थ्रू 950 ml लॉस हुआ। स्किन के थ्रू पसीने के दौरान, और लंग्स के थ्रू क्योंकि हम एक्सेलेशन जब करते हैं और हवा को बाहर निकालते हैं तो उसके नतीजे में, तो 2550। तो आप देख रहे हैं कि लगभग सेम है। कैंगरू रैट, ये सहराई इलाकों में पाए जाने वाला जानदार है और ये बहुत कम पानी पीता है, बल्कि ये ग्रेन्स वगैरह जो खाता है ये उनसे ही पानी हासिल कर लेता है और ये ना होने के बराबर पानी पीता है। सो इंजेस्टेड सॉलिड फूड में इसने 6 ml लिया। पानी जो इसने पिया, यहाँ पर देखें लिखा हुआ है कि 0, बिल्कुल भी पानी नहीं पिया। मेटाबॉलिकली जो पानी बनता है बॉडी के अंदर 54 ml, टोटल किया तो 60 ml बन गया। उसके बाद फीसिस में रिलीज़ हुआ 3, यूरिन में रिलीज़ हुआ 13, स्किन और लंग्स में 44, टोटल करें तो 60। तो आप देख रहे हैं कि दोनों तरह के जानदारों में जितना पानी का गेन है उतना ही तकरीबन पानी का लॉस भी है। अब वर्टिब्रेट किडनीज जो हैं इनमें बहुत सारी वेरिएशन है। पुराने ज़माने में जो सादा तरीन जानदार थे उनकी इब्तदाई जो किडनी थी बहुत ही सादा थी और उसको प्रोनेफ्रॉस कहते थे। तो ये प्रोनेफ्रॉस जो किडनी है ये वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियो में भी पाई जाती है और एंड नॉट एट ऑल इन ममेलियन एम्ब्रियोज, और तमाम ममेलियन एम्ब्रियोज में नहीं होती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये मेटानेफ्रॉस किडनी में कन्वर्ट हो जाती है। तो हमारी जो किडनी है वो मेटानेफ्रिक किडनी कहलाती है। इसके अलावा मीज़ोनेफ्रॉस किडनी भी होती है, ये दरमियान में आने वाली किस्म है किडनी की। एवोल्यूशन के अमल के दौरान किडनी में भी चेंजेस आते चले गए, पहले प्रोनेफ्रॉस, फिर मीज़ोनेफ्रॉस और फिर मेटानेफ्रॉस। The physiological differences between the kidney types are primarily related to the number of blood filtering units they contain. ज़्यादा बेसिक फ़र्क तो ये है कि कॉम्प्लेक्सिटी कैसी है स्ट्रक्चर की तीनों तरह की किडनीज़ में, और इनमें जो ब्लड को प्योरीफाई करते हैं, फ़िल्टर करते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट को इकट्ठे करते हैं, उनकी तादाद क्या है। सो प्रोनेफ्रिक किडनी फॉर्म्स इन द इंटीरियर पोर्शन ऑफ द बॉडी कैविटी एंड कंटेन्स फ्यूअर ब्लड फिल्टरिंग यूनिट्स। तो प्रोनेफ्रॉस क्योंकि थोड़े सादा तरीन जानदारों में पाई जाती थी और ये जो है एवोल्यूशन के अमल के दौरान आने वाली सबसे पहली किडनी की किस्म है, तो इसमें थोड़े ही फिल्टरिंग यूनिट्स होते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ज़ाहिरी बात है कि तादाद बढ़ती चली गई, हत्ता कि मेटानेफ्रिक किडनी जो है वो दुनिया में वजूद में जानदारों के अंदर बॉडी में आ गई। अब हमने यहाँ बात करनी है शार्क की। शार्क और इससे रिलेटेड जो ऑर्गेनिज्म है जैसे कि स्केट है, जैसे कि रे है, ये बिल्कुल खारे पानी में यानी कि समंदरों के पानी में गहराई में पाए जाने वाले जानदार हैं। इनमें मीज़ोनेफ्रिक किडनी होती है। इनमें भी ऑस्मोटिक बैलेंस का मसला बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू बोनीफिश, क्योंकि जो शार्क है, जो रे है, जो स्केट है, आपको पता है कि ये कार्टिलेजिनस में आते हैं। सॉरी, ये कार्टिलेजनस से भी पहले जो मछलियों का ग्रुप है उसमें आते हैं। और जो शार्क है स्पेशली इसमें जो है प्लेकॉइड स्केल्स वगैरह होते हैं। सो इंस्टेड ऑफ एक्टिवली पंपिंग आइंस आउट ऑफ देयर बॉडीज थ्रू द किडनीज दे हैव अ रेक्टल ग्लैंड। इनमें खास किस्म का ग्लैंड पाया जाता है जिसे रेक्टल ग्लैंड कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन को सिक्रीट कर देता है। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये क्योंकि समंदर का पानी है, खारा पानी है, नमक उसमें बहुत ज़्यादा है, उसको पिया तो जा नहीं सकता अगर हम आम इंसानों के लिए बात करें। तो शार्क में जब ज़रूरत से ज़्यादा NaCl आता है तो उसको हाईली कंसनट्रेटेड सोल्यूशन की फॉर्म में जिस्म से निकाल दिया जाता है। टू रिड्यूस वाटर लॉस दे यूज टू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स यूरिया एंड ट्राइमेथाइलमीन ऑक्साइड, जिसको हम एब्रीविएशन में कैपिटल TMO लिखते हैं। तो वाटर लॉस को रिड्यूस करने के लिए ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं यूरिया और TMO की शक्ल में, क्योंकि यूरिया और TMO के मुकाबले में
जो अमोनिया बनती है उसको पानी में ज़्यादा हल करना पड़ता है और वो ज़्यादा हार्मफुल और पॉइजनस होती है और उसको सिक्रीट करने के लिए पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। सो यूरिया डीनेचर्स प्रोटीन्स एंड इनहिबिट्स एंजाइम वेयर एज टीएमओ स्टेबलाइजेज द प्रोटीन्स एंड एक्टिवेट्स एंजाइम। तो दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। टुगेदर इन द प्रॉपर रेशो दे काउंटरएक्ट ईच अदर, रेज द ऑस्मोटिक प्रेशर एंड डू नॉट इंटरफेयर विद द एंजाइम्स और प्रोटीन। जब ये दोनों तरह के कंपाउंड इनकी बॉडी में बनते हैं तो इससे, जैसे आपने अभी यहाँ पर मेरे साथ पढ़ा, कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है आयंस मिनरल्स का, बैलेंस का, वो ख़राब नहीं होता और उससे एंजाइम्स और प्रोटीन्स की वर्किंग पर फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस किस्म की जो स्ट्रैटेजी है जिसमें दो और जो कंपाउंड्स हैं वो अलग तरीके से काम कर रहे हैं और ऑस्मोटिक बैलेंस को बरकरार रख रहे हैं विदाउट इंटरफेयरिंग प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स, and instead they are stabilizing the proteins and enzymes. This is known as counteracting osmolyte strategy. टीलियोस्ट फिश, टीलियोस्टा एक ग्रुप था, उससे ताल्लुक़ रखने वाली मछलियों को टीलियोस्ट फिश कहते हैं। ये मेनली बोनी फिश का ग्रुप है। इनमें भी मीज़ोनेफ्रिक किडनी है और इनकी जो बॉडी के फ्लूइड्स हैं वो ताज़ा पानियों में रहने वाली इनकी किस्मों को भी देखते हैं और समंदर के पानी में भी रहने वाले इनकी किस्मों को देखते हैं। हाइपर ऑस्मोटिक रिलेटिव जो है टू फ्रेश वाटर थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि जो ताज़ा पानी है, फ्रेश वाटर है, वो आम मीठा पानी है। मीठे पानी से ये मुराद नहीं है कि वो चखने में मीठा पानी है, बल्कि हम उसको कह रहे हैं इसलिए कि वो उसमें नमक का आपको फीलिंग नहीं आती। समुंदर के पानी को जब आप पीते हैं तो आपको नमक की हल्की सी फीलिंग आती है और उसमें मिनरल्स और आयंस जो हैं और जो सॉल्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ताज़ा पानी में उसकी मिकदार थोड़ी कम होती है जिसकी वजह से उसको पिया जा सकता है। सो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम द फ्रेश वाटर फिश यूजुअली डू नॉट ड्रिंक मच वाटर। क्योंकि ताज़ा पानी में रहने वाली मछलियाँ पहले ही इस मुसीबत का शिकार हैं कि उनके जिस्म में ताज़ा पानी आ रहा है, इसलिए वो ज़्यादा पानी नहीं पिएंगी और देयर बॉडीज़ आर कोटेड विद म्यूकस विच हेल्प्स दैम स्टेम इनवर्ड वाटर मूवमेंट। म्यूकस से इनकी बॉडी जो है वो कवरिंग उसकी हुई होती है। ये मैं पहले पैराग्राफ के ऊपर दोबारा वापस आती हूँ, मुझे लगता है कि मैं दो जो लाइंस हैं वो स्किप कर गई हूँ। अगर हम हाइपर ऑस्मोटिक एनवायरनमेंट की बात करें तो वो थोड़ा सा डिफरेंट है फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट से, और हाइपर ऑस्मोटिक है मेरीन एनवायरनमेंट है। अच्छा, अब हमने बात की है कि जो बॉडी आइंस हैं टेंड टू मूव आउटवर्ड इनटू द वाटर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। द फ्रेश वाटर फिश यूजुअली डू नॉट ड्रिंक मच वाटर। फ्रेश वाटर मछलियाँ तो जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि ये ज़्यादा पानी नहीं पीती क्योंकि इनके जिस्म में पहले ही पानी बहुत आ रहा है। देयर बॉडीज़ आर कोटेड विद म्यूकस। इनके जिस्म में म्यूकस की सिक्रेशन बहुत ज़्यादा होती है विच हेल्प्स स्टेम इनवर्ड वाटर मूवमेंट। तो पानी की मूवमेंट को ये थोड़ा सा रोकता है और ये सॉल्ट्स वगैरह को अपने गिल्स के थ्रू जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट करके एनर्जी एक्सपेंड करके तो खींचते भी रहते हैं और ये डाइल्यूट यूरिन बनाते हैं क्योंकि पानी ज़्यादा अवेलेबल होता है। अब इन सारी बातों को अगर हम तकरीबन उलट कर दें तो वो सारे कैरेक्टर्स बन जाएंगे उन मछलियों के जो कि मैरीन पानी में पाई जाती हैं। अब मैरीन पानी में पाई जाने वाली मछलियाँ जो हैं उनकी जो बॉडी है वो हाइपोस्मोटिक है और जो बाहर समंदर का पानी है सी वाटर वो उसके मुकाबले में हाइपर ऑस्मोटिक है। अगर ये ज़्यादा पानी की कमी हो जाएगी इनके जिस्म में तो वो डिहाइड्रेशन कर देगा और मिनरल्स और आयंस को ज़रूरत से ज़्यादा जिस्म के अंदर दाखिल होने देगा। तो आयंस जैसे कि सोडियम, क्लोराइड, पोटाशियम ये ज़रूरत से जैसा ज़्यादा जिस्म के अंदर आने लगेंगे। तो अमूमन मछलियों के जिस्म के अंदर ऐसे कंपाउंड्स जो हैं उनको सिक्रीट किया जाता है। तो यहाँ पर आप दो मछलियों को देख रहे हैं। आपको फ्रेश वाटर मछली दिखाई दे रही है, उसकी किडनी, उसमें मौजूद ग्लोमेरुलस, उसका नेफ्रॉन हाइपो ऑस्मोटिक यूरिन बना रहे हैं, यानी ज़्यादा बड़ी तादाद में डाइल्यूट यूरिन बन रहा है और तेज़ी से इस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर को निकाला जा रहा है जबकि आयंस मिनरल्स को रोका जा रहा है। और क्योंकि आयंस मिनरल्स जो हैं वो अभी ज़्यादा रिक्वायर्ड है तो उनको एक्टिव ट्रांसपोर्ट करके भी बाज़ दफ़ा खींच लिया जाता है। अब इसी चीज़ को हम उलट देखें तो यहाँ पर आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि आयंस मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं, इनको गिल्स से बाहर की तरफ निकालने के लिए कोशिश की जा रही है। सी वाटर और फूड जब मछली खाती है तो आयंस मिनरल्स बहुत ज़्यादा अंदर आ जाते हैं, तो पानी को रोका जाता है और जो यूरिन है वो ऐसा सिक्रीट किया जाता है जिसमें ज़्यादा आयंस मिनरल्स को बाहर निकालने की कोशिश की जाए क्योंकि इतने सारे आयंस मिनरल्स जिस्म में आ गए हैं। और जो यूरिन बनता है उसकी कंसंट्रेशन लगभग वैसी ही होती है जैसे समंदर के पानी की होती है। तो स्मॉल वॉल्यूम ऑफ वाटर इज़ रिलीज्ड और बहुत सारे आयंस उनको रिलीज़ कर दिया जाता है। तो आप यहाँ पर इसका नेफ्रॉन देख रहे हैं कि उसमें आपको ग्लोमेरुलस की कोई ख़ास प्रॉपर शेप नज़र नहीं आ रही।